जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर शो के साथ साथ स्टैटिक जीके और जीएस के पोर्शन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके जीके और जीएस से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस करंट अफेयर्स के संबंधित वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वो छूट जाए। सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आज का ये सेशन हम यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोट ये, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है, अब संघर्ष अपनी जारी रखनी और अच्छे से संघर्ष करना है ताकि सभी हम एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस के स्टैटिक जीके के वो अच्छे से कर पाएँ और अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। वो रात हमें जागनी पड़े या दिन जागना पड़े, मतलब ये नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है, अच्छे से अब एग्जाम के लिए, युद्ध के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम नया सेशन आज से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एमपी सरकार ने सास अभियान स्टार्ट किया है। अब बात आई है सास अभियान ये क्यों स्टार्ट हुआ है और किस पर्पस से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सास अभियान स्टार्ट किया है, काहे लिए, कंट्रोल द निमोनिया, यानी निमोनिया बीमारी के कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सास अभियान शुरू किया है। अब बात आया है सास का, तो सास की स्पेलिंग पहले समझो, SAANS। इसका जो फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब देखिए, निमोनिया की स्पेलिंग जो पूछी जाती है इंग्लिश में, अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको निमोनिया की स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी स्पेलिंग एरर वाले में। तो निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है, PNEMONIA, निमोनिया की स्पेलिंग होती है। यहाँ पे पी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। अब देखिए, ये जो निमोनिया डिजीज है अगर बच्चे को हो जाती है तो सबसे ज़्यादा आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगर श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो लंग्स वगैरह होता है, लंग्स में अंदर क्या हो जाता है, मवाद भर जाता है या कोई पानी भर जाता है, ये लंग्स के अंदर होता है। और जब भी निमोनिया होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को ही होती है, ये बच्चों की ही बीमारी है। अब बात आई है निमोनिया की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो निमोनिया होता है आखिरकार ये क्यों निमोनिया बीमारी होती है, तो ये निमोनिया बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। यानी अब बात आई है जीवाणु की, तो हम जीवाणु से कौन कौन से और बीमारियां होती हैं इसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो जो जीवाणु जनित रोग है वो क्या है, देखिए, पंडित का टिक न्यू है रिया। सबसे पहले देखिए, पंडित प से क्या हो जाएगा हमारा, प्लेग। ठीक है, प से प्लेग हो जाएगा। ड से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। त से क्या हो जाएगा, तपेदिक। और क जो है उससे क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। फिर क्या है हमारा, टी से टिटनेस और टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू है, न्यू से क्या हो जाएगा हमारा, निमोनिया। और है से क्या हो जाएगा, हैजा। ठीक है, और यहाँ पे जो रिया है, रिया का मतलब क्या, कोई रिया लड़की नहीं है, यहाँ पे रिया बैक्टीरिया है भैया। देखो, ये रिया लड़की नहीं बैक्टीरिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवाणु जनित रोग का ट्रिक क्या हो गया सारी बीमारियों को याद करने का, पंडित का टिक न्यू है रिया, रिया मतलब बैक्टीरिया। चलिए, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ परियोजना, ठीक है, को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, ये किस राज्य में स्थित है। तो जो लखवाड़ परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड, यानी हमारा जहाँ पे हरिद्वार है उत्तराखंड में स्थित
वही राज्य से हमें क्या मिली, इसकी स्वीकृति मिली है। अब ये स्वीकृति किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो सबसे पहले देखिए कि ये स्वीकृति पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है लखवाड़ परियोजना। ये है क्या, एक बहुत लंबा चौड़ा जिसकी लंबाई 204 मीटर ऊंचा ये बांध है, और ये देहरादून में यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पे, फिर से देखिए, देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, इससे क्या है, लखवाड़ परियोजना का उद्देश्य क्या है, लखवाड़ परियोजना का उद्देश्य है 300 मेगावाट की बिजली सप्लाई यानी बिजली का प्रोडक्शन उत्पादन करना। और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, देखिए भैया, सिंचाई कर सकते हैं, पेयजल, इससे हमें पीने वाले पानी मिल सकता है। और इसको किन किन राज्यों में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लखवाड़ परियोजना का जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है ये किस राज्य में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये है उत्तराखंड में स्थित है। अब ये पूछा जाएगा लखवाड़ परियोजना से किन किन राज्यों को फायदा होने वाला है, तो लखवाड़ परियोजना से 6 राज्यों को फायदा होने वाला है। कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। फिर से देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को लखवाड़ परियोजना से फायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे देहरादून की, आइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो लखवाड़ परियोजना कहाँ पे स्थित हो रहा है, देहरादून में। तो देहरादून के हम थोड़ी बहुत पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो साइंस सिटी है वो कहाँ पे है, देहरादून में बनाई गई है। ठीक है, साइंस सिटी हमारी कहाँ पे है, देहरादून, ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ पे है। तो फर्स्ट लाइकेन पार्क आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब आया है गैरसेर। ये गैरसेर है क्या, तो ये गैरसेर है विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। ये गैरसेर कहाँ पे स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ पे अभी ग्लेशियर पिघल के प्राकृतिक आपदा आया है, वहीं पे यही चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गैरसेर भी स्थित है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गैरसेर राइट आंसर हो जाएगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, उत्तराखंड से ही संबंधित है कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है। तो पिंडारी ग्लेशियर भी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, वो क्या होने वाला है कि सृष्टि गोस्वामी, यानी उत्तराखंड में एक दिन के लिए सीएम बनने वाली लड़की का यानी गर्ल्स का नाम बताइए, वो क्या है, सृष्टि गोस्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर ये क्यों बहुत छोटी है और इसको सीएम की कुर्सी यानी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी गई थी एक दिन के लिए उत्तराखंड में। क्या नाम है, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इंडो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। तो इंडो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2030 तक, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। एनर्जी कंज्यूमर मतलब एनर्जी कंज्यूम करने वाला, खपत करने वाला, यानी यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। ठीक है, अब बात आई है कि ये जो हमारा रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है। कौन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बात आया है यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो सबसे पहले बता दें कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका स्थापना कब हुआ था, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस समय इसके कितने मेंबर है, 30 मेंबर तत्काल में है, और जो सबसे लेटेस्ट यानी न्यूएस्ट मेंबर है वो क्या है, मैक्सिको हमारा क्या है, सबसे
नया मेंबर है, नया नया जुड़ा है, नए नए दामाद उतरे हैं। कौन? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 30वें मेंबर कौन से हैं? मैक्सिको है। ठीक है, हंसने के लिए मैंने बोल दिया, ये सब चीज़ें क्या है कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर हम बात करें कि 2024 तक, ये ध्यान रखिए ये पॉइंट, 2024 तक भारत विश्व का 25% यानी 1/4 एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। 2024 तक ये कितना? 25% एनर्जी खपत करेगा। भारत अकेले विश्व का 25% यानी 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा जो होगा वो क्या करेगा? अकेले भारत 2024 तक खर्च करेगा। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, 2022 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कवायद शुरू की गई है। ये कितना है? 175 गीगावाट। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होगी? रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में हम काउंट करते हैं, इससे हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सोलर एनर्जी में 100 गीगावाट और विंड एनर्जी में कितना? 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। ये आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 तक इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस होने वाला है? 175 गीगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा इसी में कुछ एडिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि जो हरित रेलवे है यानी ग्रीन रेलवे का जो टारगेट है, कब तक पूरा करने का टारगेट है? तो 2030 तक इसको पूरा कर लेने का टारगेट है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय खेल योजना है 2030 के लिए क्या की गई है? घोषित की गई है कि राष्ट्रीय खेल योजना को पूरी तरीके से पूर्ण करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। अब मलेरिया उन्मूलन का क्या लक्ष्य है? तो मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक पूरे तरीके से क्या करना है? खत्म करने का ये सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को पूरी तरीके से क्या करें? जड़ से खत्म कर दी जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में कौन से संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो रामनाथ कोविंद कौन है? सबसे पहले बात आया अगर रामनाथ कोविंद का, तो ये कौन है? इस समय वर्तमान राष्ट्रपति भारत के कौन है? रामनाथ कोविंद। अब ये कर्नाटक में किस चीज का उद्घाटन किए? के.एस. थिमैया संग्रहालय का। ठीक है, के.एस. थिमैया संग्रहालय का क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात आई है के.एस. थिमैया। ये के.एस. थिमैया आखिरकार है कौन? तो ये कौन है? भारत के थल सेना अध्यक्ष। अब भारत के थल सेना अध्यक्ष की बात आई तो ये कब से कब तक थे? 1957 से 1961 तक कौन थे? भारत के थल सेना अध्यक्ष के.एस. थिमैया थे। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिगेड का नेतृत्व किए थे। क्या? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय क्या किए थे? ब्रिगेड का नेतृत्व किए थे। ठीक है, और यही एकमात्र सैन्य अधिकारी हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिगेड का नेतृत्व किए थे। ठीक है, अब इस म्यूजियम में होगा क्या, यानी इस संग्रहालय में क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। तो इस संग्रहालय में जो हथियार होते हैं, टैंक होते हैं, युद्ध के पोत होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रदर्शनी के लिए लगाई जाएंगी ताकि लोग देख सके इस संग्रहालय में अपने देश विदेश में से क्या क्या चीज़ें आई हैं, कौन कौन से हथियार भारत में है, कौन कौन से टैंक है, कौन कौन से युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से प्रयोग किए जाते थे, ये सारी चीज़ें इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संग्रहालय, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए घूमने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि रेलवे संग्रहालय। बात आई है संग्रहालय की तो कुछ 2-4 संग्रहालय हम देख लेते हैं। ये कहाँ पे है? रेलवे संग्रहालय हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। समुद्री संग्रहालय कहाँ पे? लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल, धौलावीरा। ठीक है, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता का है जगह। अब ये समुद्री संग्रहालय कहाँ पे? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट जनजाति संग्रहालय, ये कहाँ पे? रांची यानी झारखंड के रांची में है। खिलौनों का संग्रहालय ये कहाँ पे है? खिलौनों का संग्रहालय है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब गुजरात की बात आई तो सबसे लंबी कोस्टल एरिया किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, यहीं पे गुजरात के पास ही कच्छ की खाड़ी लगती है। चलिए
अब हम देखते हैं कि एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, कुछ ऑप्शंस में हम पॉइंट्स को रख के चलते हैं ताकि एडिटिव पॉइंट्स आपको साथ साथ क्या हो, डिस्कस होता चले। अब बागीचों का शहर या सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? ब से बागीचा, ब से बेंगलुरु, और इसी को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा जगह है बेंगलुरु, इसको बागीचों का शहर या सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, अब ये सिलिकॉन वैली के साथ हम राष्ट्रीय पार्क देखते हैं कि कर्नाटका की सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब क्या है? राष्ट्रीय पार्क कर्नाटका की हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान भी क्या है? कर्नाटक का ही है। अब देखिए, जो कोलार की खान है ये भी कर्नाटक में है और इसमें क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है भैया, सोना मिलता है, सोना। ये खरा सोना 24 कैरेट का जो होता है ना, ये कोलार की खान यानी कर्नाटक में आपको मिलेगा। कैगा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे? ये भी हमारा क्या है? कर्नाटक में है। अब बात आया है कर्नाटक की, तो एक पॉइंट्स जो हम वाटरफॉल है वो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जोग या गरुशप्पा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। कहाँ पे? शरावती नदी पर आपको देखने को मिलेगा जोग या गरुशप्पा वाटरफॉल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत सरकार ने अफगानिस्तान के साथ कौन से बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है? ठीक है, तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान के साथ लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है, अब बात आई है लालंदर, इसको हम और क्या कहते हैं? सहतूत बांध कहते हैं। ठीक है, सहतूत बांध कहते हैं। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और ये किस नदी पे है? काबुल नदी पे आपको ये बांध बनाया जाएगा। अब ये जो काबुल है इसी के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसी के साथ एक और हम बात करते हैं कि सलमा बांध ये क्या है? कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया हुआ बांध है सलमा बांध। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप डैम। क्या नाम है? फ्रेंडशिप डैम। इसका उद्घाटन 2016 में भारत के द्वारा किया गया था। अब ये क्या है कि पश्तो अफगानिस्तान की क्या है? आधिकारिक भाषा है। पश्तो क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अब देखिए कुछ ऑप्शंस हमने रखे थे जिसमें जापान था, तो जापान क्या है? हेनली पासपोर्ट में सबसे मजबूत कौन है? हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का है। और सबसे कमजोर अफगानिस्तान का है। इसी से मैंने अफगानिस्तान की बात आई है तो हमें बताना पड़ा कि हेनली पासपोर्ट में सबसे कमजोर कौन सा है? अफगानिस्तान का है। अब अफगानिस्तान का हो गया सबसे मजबूत और सबसे कमजोर हो गया, तो हमें भारत की भी तो जानना जरूरी है कि हेनली रिपोर्ट यानी हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है? 85वां यानी 85th रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब आया है क्वेश्चन कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो क्या है? 85वीं रैंक भारत की है 2021 में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर भारत की क्या रैंक थी, तो भारत की रैंक थी 54वीं, यानी 4 अंक ये भारत क्या आया है और आगे आया है। इस समय इसकी रैंक है 85वीं रैंक है। फर्स्ट पे कौन है? साउथ कोरिया है। कौन है फर्स्ट पे? साउथ कोरिया है। नेक्स्ट हमारा देखिए कि फर्स्ट पे साउथ कोरिया हो गया, तो सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है भैया सिंगापुर। कितनी अच्छी सिटी है सिंगापुर, एक बहुत छोटा सा देश है सिंगापुर, वो सेकंड पे है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में। सेकंड पोजीशन सिंगापुर ने पाया है। अब आया है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ इंडेक्स और देख लेते हैं। ये क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया कौन सी रैंक पे है? 48 यानी 48वें नंबर पे क्या है? हमारा भारत देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पे है।
अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एच डी आई में भारत की रैंकिंग क्या है, 131वीं है भारत की रैंकिंग, ठीक है। लास्ट ईयर इसका रैंक क्या था, 129वीं रैंक था, ये क्या हो गया है, 2 कदम पीछे चला गया है। 129 लास्ट ईयर था, इस बार क्या है 131वीं है। अब अगर हम बात करें जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो किस आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। आपका पर कैपिटा इनकम क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन के खर्चे क्या है, साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने का आधार है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का एक पॉइंट देख लीजिए कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है, क्या है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 112वीं रैंकिंग है भारत की, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ ने एलन बार्डर मेडल जीता है, ठीक है। कौवें नंबर पे जीता है, यानी तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं वो क्या किए हैं, एलन बार्डर मेडल जीतने, कौवीं बार, तीसरी बार। इससे पहले 2 बार वो जीत चुके हैं एलन बार्डर मेडल। ये है क्या, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। इन्हें क्यों मिला है ये पहले देखिए, और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही दिया गया है। और सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इससे पहले जो सर्वाधिक है वो किसका है, रिक्की पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क का है। वो कितनी बार जीते हैं, 4 टाइम्स उन्हें मिला है। कितनी बार, 4 टाइम्स। किसे किसे, रिक्की पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क को 4 टाइम मिला है, ठीक है। अब ये जो है कि ये जो लिखा है बिलिंडा क्लार्क अवार्ड, ये किसे मिला है, बेथ मोनी को मिला है, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टीव स्मिथ बैट्समैन है उनको एलन बार्डर मेडल कौवीं बार मिला है, यानी ये जो इससे पहले वो 2 बार पा चुके हैं, ये इनका तीसरी बार था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 कब किया गया है और ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो सबसे पहले देखिए कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी आपका चलेगा। कब चलेगा, 10 से 12 फरवरी चलेगा। और ये आयोजित किसके द्वारा किया जाएगा, टेरी के द्वारा। टेरी क्या है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 को हुआ था वो टेरी के द्वारा जारी किया गया था, ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, तो इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है, क्या है, थीम क्या है। तो ससुरा ये थीम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और भैया लोग आप इस थीम को जरूर याद करिए, क्योंकि अब देखिए पैटर्न एग्जाम का दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। देखिए आपको रैंक पूछा जाएगा, दिन पूछा जाएगा, ये छोटे बड़े एग्जाम्स में, लेकिन जो अच्छे एग्जाम्स हैं, थोड़े B-C के साथ साथ A लेवल के एग्जाम्स हैं, वो क्या है कि उसमें पूछा जाएगा कि थीम आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 को जो हुआ था उसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है रीडिफाइन आवर कॉमन फ्यूचर। क्या थीम है, रीडिफाइन आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, इसकी थीम है। अब टेरी के पूर्व चेयरमैन, टेरी की बात आई है तो टेरी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान है ये टेरी। टेरी के पूर्व जो चेयरमैन है उनकी डेथ हो गई है 2020 में, और इनका नाम क्या है, RK पचौरी। अरे भैया कचौरी नहीं, पचौरी, बच्चे भी मतलब ये नाम है इनका RK, क्या नाम है, RK पचौरी, ठीक है। अब ये इनको क्यों जाना जाता है, आखिरकार ऐसा इन्होंने क्या काम किया था, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको बहुत अच्छा इन्होंने अपना योगदान दिया था, इसलिए इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब आया है सतत विकास का जो लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सतत विकास। इसका लक्ष्य की समय अवधि क्या है, 2015 से लेके 2030 तक
इसका सतत विकास लक्ष्य को जागृत करने का समय अवधि है। अब बात आई है सतत विकास की, तो इसका जो गोल है वो कितने गोल पर आधारित है। तो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो 17 गोल पर। ठीक है, तो सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो के साथ साथ इसका पीडीएफ मिल सके, क्योंकि इसका पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी छोटे बड़े पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है और इसमें आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका सारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट की चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।